द पीरियडाइजेशन इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन वेस्टर्न हिस्ट्री। और जो हमारा इंडियन हिस्ट्री का जो पीरियडाइजेशन है, जो उसको डिवाइड किया गया है, वो वेस्टर्न हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। द मेडिवल एज वाज सोसाइटी एल्ग्यूडेड फ्रॉम रीजन वाइल ब्रिटिश रूल लेड टू एक्सप्लोइटेशन विदाउट एनी प्रोग्रेस। मध्ययुगीन समाज जो हमारा मेडिवल युग था वो समाज से अलग था, जबकि ब्रिटिश शासन ने बिना किसी प्रोग्रेस के शोषण का नेतृत्व किया। यानी उन्होंने प्रोग्रेस तो की नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो है हमारा एक्सप्लोइटेशन का उन्होंने नेतृत्व किया। इंडियन हिस्टोरियंस कैटेगराइज दिस पीरियड एज कॉलोनियल बिकॉज द ब्रिटिशर ट्रीट इंडिया एज कॉलोनी। जो इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा है, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया को उस टाइम पर अपनी एक कॉलोनी के रूप में यूज़ करते थे। ये वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेते थे इंडिया से और उससे इम्पोर्टेंट फिनिश्ड आइटम ब्रिटिश गुड्स बनाते थे। इसलिए ब्रिटिश रूल्स कैन हार्डली बी डिस्क्राइब्ड एज मॉडर्न, और इसलिए ब्रिटिश रूल को हम बड़ी मुश्किल से मॉडर्न युग कह सकते हैं। बट इट वाज अ कॉलोनियल, क्योंकि ये एक उपनिवेश थी, कॉलोनियल था। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल क्या है बेटा? कॉलोनियल मीन्स द ब्रिटिश केम टू इंडिया as traders and when established themselves as conqueror subjugation local राजास एंड नवाब्स। अब उन्होंने, ब्रिटिश क्या थे, वो सबसे पहले भारत में एक सिर्फ क्या आए थे बेटा, व्यापारी बनकर आए थे। वो पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत के राजाओं, जो राजा थे, उन्होंने लोकल जो राजा थे उनको जीतना शुरू कर दिया और क्या उनके राज्य को अपने राज्य में अपने उसमें मिलाने लग गए। उन्होंने जो लोकल राजा थे, जो नवाब थे, उन्होंने उनको हरा दिया धीरे धीरे। ठीक है, दे इवन मोनोपोलाइज द इकोनॉमी इन देयर हैंडेड। अब क्या थी, जो इकोनॉमी थी वो उन्हीं के हाथ में आ गई थी। दे कलेक्ट रेवेन्यू भी वही कलेक्ट करते थे। बॉट कमोडिटीज़ लो प्राइस, हर अपने जो उन्होंने सामान था उसको लो प्राइस पर वो जो है वो सामान खरीदते थे। ठीक है, एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स विच गेव देम प्रॉफिट, और जो क्रॉप्स थी वो उनको प्रॉफिट देती थी। ब्रिटिश रूल ब्रॉड चेंज इन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। और जो हमारा ब्रिटिश रूल थे वो राजनीतिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी भारत में बहुत सारे चेंज लेकर आए, और इसी को क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। यानी ब्रिटिश ने इंडिया का अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। वो भारत से हर चीज़ का यूज़ कैसे करने लगे कि उनको बेनिफिट हो, इस तरीके से वो भारत की हर चीज़ को यूज़ करने लगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ से जो है सामान वो सस्ते दामों पे ख़रीदते थे और फिर उसको क्या करते थे, उसका जो फिनिश्ड गुड था वो यहाँ पर महंगे रेट पर वो बेचते थे। ठीक है, टाइम इन हिस्ट्री, अ स्पेन ऑफ टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री रेदर देन प्रिसाइड डेट। जो हमारा हिस्ट्री का टाइम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि किसी एक एग्जैक्ट डेट के उसमें। ठीक है, यानी एक छोटा सा टाइम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ना कि एक डेट कि हमारे एग्जैक्ट डेट क्या है। ठीक है, हिस्ट्री डेट वाज टॉट टू फ्यू डेकेड एगो वाज ऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री। यानी जो हिस्ट्री थी वो जो पुराने कुछ ही डेकेड्स पहले की थी वो हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री बताती है, वो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। इट इज़ ईजियर टू डिफाइन डेट्स फॉर इवेंट इन पॉलिटिकल हिस्ट्री। और पॉलिटिकल हिस्ट्री में डेट को, इवेंट को डिफाइन करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल, वी नाउ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हमें पता होता है कि हमारे इवेंट्स कब कब हुए, उनके सीक्वेंस के बारे में ईयर वाइज हमें पता होता है। जैसे ईयर वाइज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857,
हम 1857 के रिवोल्ट के बारे में जानते हैं, बट द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री स्पेसिफिक डेट कैन नॉट बी असाइन। लेकिन हम सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल हिस्ट्री के बारे में एक स्पेसिफिक डेट नहीं बता सकते। कैन वी पिन पॉइंट द डे, द मंथ, द ईयर व्हेन द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग अमॉन्ग द पीपल इंडिया? क्या हम एग्जैक्ट डे बता सकते हैं, डेट बता सकते हैं, मंथ, ईयर बता सकते हैं कि एक्चुअल में लोगों में राष्ट्रवादी जो राष्ट्रवाद की फीलिंग थी वो लोगों के अंदर, भारत के लोगों के अंदर कब उत्पन्न हुई, कब ग्रोइंग होना उसके शुरू हो गया? नहीं पता ना, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ठीक है बेटा, 4 क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुआ यह, वेयर डिड इट हैपन, कहाँ हुआ, एंड हाउ डिड इट हैपन, और ये कैसे हुआ, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ये चीज़ हमारे 4 जो क्वेश्चन है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। वाइल वी कैन बी श्योर ऑफ फर्स्ट, जब हम पहले के बारे में श्योर होते हैं, देयर कैन नॉट बी प्रिसाइड आंसर टू बी द अदर 3। अगर हम पहले के बारे में श्योर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम लास्ट वाले तीनों के आंसर भी दे दें। फॉर एग्जाम्पल, वी नाउ द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, हम जो ब्रिटिश का कॉलोनाइज्ड इंडिया है उसके बारे में जानते हैं। बट कैन वी पुट एन एग्जैक्ट डेट टू इट, लेकिन क्या हम उसकी एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं? और कैन वी पिन पॉइंट अ रीज़न एंड से डैट इट हैपन हेयर, क्या हम उस क्षेत्र को, उस रीज़न को बता सकते हैं या कह सकते हैं कि ये कॉलोनियल पीरियड जो था ये यहाँ से शुरू हुआ या इस जगह यहाँ शुरुआत की? इन्होंने नहीं बता सकते ना बेटा। ऑल्सो वी आर अनसर्टेन एग्जैक्टली हाउ इट इज स्टार्टेड एंड द डिफरेंट फॉर्म्स इट टू कवर द ईयर। तो हमें ये भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली ये स्टार्ट कब हुआ था और पुराने सालों से कैसे लगे। सो देयर आर नो स्ट्रेट आंसर टू मैनी क्वेश्चन इन हिस्ट्री, इसलिए कोई भी सीधा आंसर नहीं है हिस्ट्री में कि भाई किसी भी डेट को लेकर हम, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हिस्ट्री में जिनका हमारे पास सीधा आंसर नहीं है। पीपल एक्सपीरियंस चेंज इन डिफरेंट वे एंड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, और लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग टाइम पर अलग अलग पीरियड में चेंज होता रहता है। टू पुट एन एग्जैक्ट डेट टू प्रोसेस इन हिस्ट्री वुड बी डिफे एंड वेरी नेचर इन हिस्ट्री, यानी जो एग्जैक्ट डेट है, जो इसका प्रोसेस है हिस्ट्री में, वो अलग अलग हो सकता है हमारे सब्जेक्ट के नेचर के ऊपर, यानी सबका अलग अलग नज़रिया हो सकता है एक सब्जेक्ट को लेकर। इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में की जो व्याख्या है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन डिफर इन हिस्ट्री एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंटरप्रेट इवन डिफरेंटली, जो हिस्ट्री की व्याख्या है वो अलग अलग हो सकती है किसी एक ग्रुप के इंटरप्रेट पर, या इंडिविजुअल, या अलग अलग इवेंट्स के ऊपर जो डिफरेंटली अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश वांट टू डाउन प्ले द पॉपुलर नेचर ऑफ रिवोल्ट इन 1857, जैसे कि ब्रिटिश भारत के जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसको दमनकारी के रूप में लोगों को दिखाना चाहते कि हम ब्रिटिश ने उसका दमन कर दिया। सो दे टर्म्ड इज अ सिपाही म्यूटिनी, तो वो उसको क्या, सिपाही म्यूटिनी, यानी एक छोटा सा सिपाहियों का विद्रोह के रूप में बताते हैं। देयर बाय implying that only some सिपाही ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिवोल्ट इन इशू ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज, यानी वो क्या बताते हैं कि बस थोड़े से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही ने रिवोल्ट कर दिया था जो कारतूस थे, ग्रीस्ड कारतूस के ऊपर, ठीक है बेटा। यानी उन्होंने सिर्फ इसको एक छोटा सा गदर विद्रोह के रूप में बताया है। द मासेज दे से वर लेफ्ट अनटच बाय सीक्वेंस ऑफ इवेंट, जो जनता थी वो ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें इस इवेंट में छूट गई थी। इंडियन हिस्टोरियंस हाउएवर ट्रीट इज़ डिफरेंटली, लेकिन जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। कंटेम्प्रेरी रिकॉर्ड ऑल्सो सपोर्ट देम, और वो ये कहते हैं कि उस टाइम के जो रिकॉर्ड थे, जो उस टाइम का जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही थी वो सब उसके फेवर में थे, ठीक है, सपोर्ट कर रहे थे। दे टेल अस दैट द कॉमन पीपल प्लेड अ virtual part in event and the real reason for this uprising was exploitative nature of British rule। वो ये कहते हैं कि जो लोग थे वो उसमें कॉमन जो लोग थे वो इस इवेंट में बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे। और इसके जो रियल रीज़न क्या था इसके आगे बढ़ने का, ये था कि जो ब्रिटिश का जो नेचर हो गया था वो कैसा हो गया था बेटा, वो जो एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था। यानी हर तरीके से ब्रिटिश जो है वो इंडियन लोगों का हर तरीके से शोषण करना चाहती थी। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो ब्रिटिश से छुटकारा पाना चाहते थे। ठीक है, द रिवोल्ट वुड हैव हैपन इन एनी केस, और इसलिए किसी तो रिवोल्ट तो हर हालत में होना ही था। द फैक्ट दैट द सिपाही एंड द कॉमन पीपल वर रेडी टू यूज द सेम कार्टेज टू एक्सपेल ब्रिटिश प्रूव्स दिस। तो ये जो फैक्ट है सिपाही का कि भाई कॉमन लोग वो ये फैक्ट सिपाही वाला जो है और कॉमन लोग तो रेडी थे उसको यूज़ करने के लिए। द सेम कार्टेज एक्सपेल ब्रिटिश प्रोवाइड दिस, और दोनों को ही सेम कार्टेज प्रोवाइड करवाया था। क्या कॉमन जनता ने क्यों भाग लिया इसमें? क्या उनको भी कारतूस जो था कारतूस दिया गया था? नहीं, जनता तो उनके शोषण से परेशान हो गई थी। सो देयर आर जनरली डिफरिंग पॉइंट ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन इन हिस्ट्री। तो इसलिए अलग अलग सबके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग अलग सबकी व्याख्या है। इट इज़ फॉर अस टू गेट टू द बॉटम एंड डिग आउट द ट्रूथ। और ये हमें क्या है, बॉटम तक पहुंचने की ज़रूरत है, सच्चाई तक जाने की ज़रूरत है। फॉर दिस वी शुड नॉट रिले ऑन ओनली वन सोर्स। इसलिए हम सिर्फ एक ही सोर्स के भरोसे नहीं रह सकते हैं, बट वी शुड ऑल्सो लुक एट अदर सोर्सेज। और हमें क्या है, अलग बहुत सारे अदर जो सोर्सेज हैं उनको भी हमें देखना चाहिए, हम उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओके बेटा, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का सोर्स क्या है? द पीरियड अंडर स्टडी हैज़ अबोंडेंस ऑफ सोर्स मटेरियल। जब हम किसी भी पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, हमारे पास बहुत मटेरियल्स होते हैं उसके बारे में जानने के लिए। अब कौन कौन से होते हैं? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंस फॉर दिस पीरियड। जो हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं वो उस पीरियड के लिए कम इम्पोर्टेंट है, जो हम ठीक है जो अभी पढ़ रहे हैं। दिस इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस इन लिटरेरी सोर्स। और हमारे जो लिटरेरी सोर्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है बेटा, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्स से इतना नहीं पता चला जितना हमें लिटरेरी सोर्सेज से पता चलता है। द लिटरेरी सोर्स ऑफ द पीरियड आर मैनी एंड वेरी। लिटरेरी सोर्स जो है उस किसी भी पीरियड के बारे में बहुत सारे लिटरेरी सोर्स होते हैं और अलग अलग सोर्सेज होते हैं। देयर आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। और ये क्या है, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, ऑफिशियली रिकॉर्ड्स होते हैं। ब्रिटिश ने जो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स जो रख रखे थे, सर्वे, इस तरीके से बहुत सारे हमारे लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑल दीज रिकॉर्ड्स हैव बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स। और ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा केयरफुली प्रिजर्व करके रखे गए आर्चीव्स और म्यूजियम्स में। आर्चीव्स क्या होते हैं? आर्चीव इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम पेपर्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टू फोटोग्राफ्स, फिल्म, वीडियो टेप, साउंड रिकॉर्डिंग। आर्चीव्स में क्या आता है, हमारे कलेक्शन होता है हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफ्स हो गई, फिल्म्स हो गई, वीडियो टेप्स हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है, और साउंड रिकॉर्डिंग हो गई, वो हमारे सारे आर्चीव्स में इकट्ठे कर रखे जाते हैं एक म्यूज़ियम की तरह। द ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर 1857 हैड सेट अप नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया। ब्रिटिश ने 1857 के बाद नेशनल आर्चीव्स जो है, भारत की नेशनल आर्चीव्स की स्थापना की। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जहाँ पर भारत से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स को रखा जाता था। ओके स्टूडेंट।